हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी मित्र में। तो आप लोग को पता ही है कि अभी हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं जो कि बिहार बोर्ड पे आधारित है। और यह सीरीज जो है ना 6 से लेके हम लोग शुरू कर रहे हैं और कंटिन्यू करेंगे 6, 7, 8 मतलब हर एक चैप्टर को ढंग से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ते रहें और उससे जितना भी प्रश्न बन सकता है ना हर किसी को देखेंगे। अब कहिएगा कि यह महत्वपूर्ण किसके लिए है, तो जो भी बीपीएससी टीचर भर्ती के लिए इस बार जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ अन्य कंपटीशन में भी यह महत्वपूर्ण रहेगा, साथ ही साथ अगर कोई 6 में पढ़ रहा है तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए अब बातें ख़त्म, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो आज तीसरा दिन है, पहले के 2 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और हाँ, आप लोगों का कमेंट अगर आता है ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो पिछले दोनों वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, हमें भी बहुत अच्छा लगा, इससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो आज क्या कीजिएगा कि अगर आपको अच्छा लगे और लगे किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है तो उस तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के चैप्टर का क्या नाम है। पृथ्वी के परिमंडल यानी पृथ्वी के डोमेन को देखेंगे आज हम लोग। यह तीसरा चैप्टर है ज्योग्राफी का बिहार बोर्ड के अनुसार। तो हमने क्या देखा था कि बिहार बोर्ड का जो चैप्टर है ना उसमें शैली जो है वो क्या कहानी वाला शैली है। कभी बच्चा पिताजी से पूछता है, कभी भाई से पूछता है या कभी टीचर से। तो आज क्या है, आज अध्यापिका ने कक्षा में बच्चों से बात करते समय पूछा, क्या पूछा, क्या आप यह बता सकते हैं कि हम जिस ग्रह पर निवास करते हैं वह क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। बच्चे ने तुरंत जवाब दिया पृथ्वी। चंदन ने क्या बताया कि उसका नाम पृथ्वी है यानी कि अर्थ। तो अध्यापिका ने कहा कि अब तक के अध्ययन के आधार पर हमें पता चला है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। मतलब दुनिया में सिर्फ एक ही ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, जो कि अभी तक हमें पता चला है। अब भविष्य की पता नहीं कि क्या पता और कोई ग्रह मिल जाए दूसरे मतलब ब्रह्मांड के दूसरे हिस्से में। तो चलिए अब इस चैप्टर में हम क्या देखें कि इस पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है। तो रेणु ने बताया क्योंकि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। यानी जीवन के लिए क्या है, अनुकूल परिस्थिति। अब ये अनुकूल परिस्थितियां क्या क्या है, वह है कि यहाँ पर गैस, जल और भोजन उपलब्ध है। यानी जीवन के लिए सिर्फ 3 चीज की जरूरत होती है जो कि एकदम जरूरी है। वो क्या है, गैस, जल और भोजन। गैस मतलब कौन सा गैस, गैस मतलब ऑक्सीजन किसके लिए, मनुष्यों के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसके लिए, वनस्पतियों के लिए। यानी इन दोनों गैस की एकदम जरूरत तभी तो। और बाकी और भी गैसें हैं वो भी हमारे लिए जरूरी है। तो आप ये बताइए कि मनुष्य के लिए O2 क्यों जरूरी है और पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है। अब आगे अध्यापिका ने कहा कि भोजन और पानी के बगैर हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। बिल्कुल रह सकते हैं। भोजन के बिना हम लोग 10 दिन तक भी रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना 2-3 दिन रह सकते हैं। लेकिन हवा यानी ऑक्सीजन के बिना हम कुछ पल भी जीवित नहीं रह सकते। बिल्कुल सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए यहाँ इस चित्र को देखिए, क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ कुछ बच्चे नदी में स्नान कर रहे हैं, यहाँ पे बत्तखों का जोड़ा है, यहाँ नाव चल रही है, इधर वनस्पति है। तो ये जो है ना यह एक जीवन को दर्शाता है कि यहाँ पर जीवन है। और यह जीवन है किसके किसके कारण, किसके नज़दीक ये पनपा है, जल के। तो कहता है पृथ्वी एक जलीय ग्रह के रूप में है। वह दर्शाने की कोशिश किया गया है कि अगर जल है और उसके आसपास तभी तो जीवन पनपता है। जहां भी इन 3 चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ की कमी हो जाती है, किसी भी एक चीज़ की, तो वहां जीवन संभव नहीं हो पाता है। चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर क्या है, हवा और पानी नहीं है, इसलिए वहां पर जीवन नहीं है। इन 3 चीज़ों की उपस्थिति के कारण ही हमारी पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। इसलिए पृथ्वी सभी ग्रहों में क्या है, अद्वितीय है। पृथ्वी सबसे अद्वितीय है और उस पर रहने वाले हम लोग भी अद्वितीय हैं। अब देखिए पृथ्वी के जो डोमेन है 3 परिमंडल कौन कौन से हैं, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, जल मंडल के बारे में। फिर देखिए कहानी के तरीका से बताया गया है कि एक बार चंदन, विकास, ललन, रेणु और अशोक अपनी अध्यापिका के साथ नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर को निकले थे। ठीक है, तो उन्होंने कुछ जीवों को देखा। बताइए नदी में जब तैर रहा, नाव से सैर कर रहा हो तो कौन कौन सा जीव देखा होगा, बताइए। नीचे कुछ लिस्ट दिया हुआ है। मछली दिखा होगा, बिल्कुल दिखा। घोड़ा नहीं, घड़ियाल हाँ, सांप दिखा होगा, बकरी
नहीं, चील ऊपर उड़ रहा होगा तो दिखा होगा, लेकिन पानी में तो नहीं, कबूतर भी नहीं, सोंस और केकड़ा ये जरूर दिखा होगा। सोंस यानी कि डॉल्फिन। तो रेनू ने कहा कि अरे रे मुझे तो पौधा भी दिखाई दिया, और वो पौधा कहाँ दिखा? पानी में पौधा। तो विकास बोला कि भाई पानी में पौधा ऐसा कैसे नजर आएगा? तब अध्यापिका ने बताया कि कुछ पौधे पानी में भी होते हैं जिन्हें जलीय पौधे कहते हैं। अब आप लोग बताइए कि जलीय पौधों को आपने देखा है? कौन कौन सा जलीय पौधा देखा है? जैसे कमल हो गया, और भी बहुत सारा देखा होगा, कुछ तो पानी के अंदर ही रहता है। चलिए कमेंट करके बताइएगा। तो जलीय पौधे वो होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं। अब जल में रहने वाले जीव को क्या कहते हैं? जल में रहने वाले जीव को जलचर कहते हैं। क्या कहते हैं? जलचर। अच्छा, जलचर है तो सिर्फ जल की ही जरूरत होती है उनको? नहीं, उन्हें भी हमारी तरह भोजन, पानी और हवा तीनों की जरूरत होती है। अब देखिए, पृथ्वी तो जलीय हिस्सा काफी ज्यादा है, तो पृथ्वी पर जो जल का बड़ा हिस्सा है, 4 बड़े जल भाग है। कौन कौन सा? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। कहीं कहीं पर आप अंटार्कटिक भी सुनते होंगे, लेकिन यहाँ किताब में कितना दिया है? 5, तो हम लोग 5 ही देखेंगे। अब चित्र में हम लोग इन 5 महासागर की स्थिति देखेंगे। अध्यापिका ने कहा कि हम अभी नदी की सैर कर रहे हैं, बताओ पृथ्वी पे और कौन कौन से जलभाग पाए जाते हैं? अभी एक जलभाग नदी में तो हम लोग सैर कर रहे हैं, और कहाँ कहाँ जलभाग होता है? तभी रेनू बोली, अरे मेरे घर के पास तालाब है। ठीक है। ललन बोला, मैं तो आहर में नहाता हूँ। आहर मतलब छोटी छोटी जो नदियाँ होती है, गांव में देखा होगा आपने, जिसको कहीं कहीं धार बोलते हैं, तो मैं उसमें नहाता हूँ। अशोक बोला, मेरे मामा सागर किनारे मछली पकड़ते हैं। बहुत बढ़िया। और चंदन बोला, भाई मेरे घर के आसपास तो कुछ नहीं, लेकिन कल मैंने अखबार में समुद्री तूफान के बारे में पढ़ा था। चलो, तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें हो गई जहां की जल है पृथ्वी पे। तभी अध्यापिका बोली, बिल्कुल सही। तालाब, आहर, झील, नदी और महासागर, इन सबों से, इनके अलावे भी छोटे छोटे और भी बहुत सारे होते हैं, इन सब को मिलाकर पृथ्वी पर जल के विभिन्न भाग हैं। सम्मिलित रूप से इसी को जलमंडल कहते हैं। अब बताइए, जलमंडल किसको कहते हैं? क्वेश्चन अगर आ जाए तो आराम से सॉल्व कर दीजिएगा। ये सभी पृथ्वी के 71% भाग को घेरे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जलमंडल जो है कितना प्रतिशत हिस्से पे है? 71, 71%। जलमंडल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर कितना प्रतिशत है? 71%। अब देखिए, यहां आपका सारा जलमंडल इसमें दिख जाएगा इस चित्र में। इधर देखिए कौन सा हिस्सा? ये वाला हिस्सा, ये उत्तरी प्रशांत महासागर है, दक्षिणी यानी प्रशांत महासागर है, और सेम यही इस तरफ भी है ना? पृथ्वी गोल है तो घूम करके ऐसा दिखेगा। बीच में ये कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक महासागर जो है, ये वाला हिस्सा, यह किन 2 महाद्वीपों के बीच है? तो कहिएगा इधर अफ्रीका और यूरोप है, और इस तरफ अमेरिका है, यानी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। अब यहाँ देखिए, एशिया के निचले हिस्से में ये जो हिस्सा है, ये कौन सा महासागर है? यह है हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। और हमारे देश के पास कौन सा महासागर? हिंद महासागर। और फिर इधर कौन सा है? यही प्रशांत महासागर। तो ये चारों महासागर हमने देख लिया। और आर्कटिक महासागर कहाँ है? ऊपर ध्रुव की तरफ। ये कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। अब देखिए, वर्ष 1984 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। वर्ष 1984 में क्या हुआ कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा पर थे। तब उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसे फोन पे पूछा था कि आपको अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? तब राकेश शर्मा ने क्या कहा? नीली दिखाई देता है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्यों? समझ में आ गया। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखता है? नीला। और नीला किसके कारण दिखता है? पानी के कारण। जलमंडल 71% है तो नीला ही दिखेगा। अब राकेश शर्मा के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि अंतरिक्ष में गए थे और जो उन्होंने इंदिरा गांधी को बताया कि वही कैसा दिखता था। देखिए, ये है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को ये अंतरिक्ष में गए थे, और भारत के अंतरिक्षयान से नहीं गए थे। ये किसके अंतरिक्षयान से गए थे? ये रसिया, यानी भारत रसिया के सम्मिलित रूप से कह सकते हैं, जिसका नाम था सोयूज
T11। इससे राकेश शर्मा जो कि एयरफोर्स के पायलट थे और इनका उसमें रैंक था स्क्वाड्रन लीडर, तो हम कह सकते हैं स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा प्रथम व्यक्ति है भारत के जो अंतरिक्ष में गए थे। कब गए थे? 3 अप्रैल 1984। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग फिर से जहां पढ़ रहे थे। अब देखिए, पानी का तो हो गया। नौघाट से एरोनॉटिकल क्लब तक की पद यात्रा। अब क्या हुआ कि अध्यापिका ने बच्चों को क्या बोला कि भाई नाव की यात्रा होगी, चलो अब एरोनॉटिकल क्लब की तरफ ले चलते। एरोनॉटिकल क्लब क्या होता है? वो ऐसा जगह होता है जहाँ पे गुब्बारा, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के द्वारा उड़ान संचालित किया जाता है, यानी हवा में उड़ने का काम। और जब ऊपर से अब गुब्बारा से जब उड़िएगा तो नीचे देखिएगा तो कैसा लगता है। तो यह चीज़ दिखाने के लिए अध्यापिका बच्चे को ले जा रही है। रास्ते में अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, आपको यहाँ कौन कौन से जीव दिखाई दे रहे हैं? रास्ते में चलते हुए पैदल चल रहा था, कौन कौन सा दिखेगा? चंदन ने कहा गाय, बकरी, कुत्ता, भैंस। ललन कह रहे नहीं, अरे गाय, उसके साथ हम भी तो हैं। बिल्कुल, मनुष्य भी तो है। मयंक ने कहा यहाँ कई तरह के पेड़, छोटे पौधे और झाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल सही। अध्यापिका ने कहा इन्हें भी हमारी तरह जीने के लिए भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार मनुष्य को भी भोजन, पानी और हवा की जरूरत होती है, उस तरह से सारे जीवों को, सभी वनस्पतियों को भी भोजन, पानी और हवा की जरूरत होती है। और बच्चों से पूछिए कि प्रकृति में ये कहाँ से मिलती है, कहाँ से इनको इन चीजें मिलती हैं। फिर आगे अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, जीव जंतु, पेड़ पौधों के अलावा आपको और क्या क्या चीजें दिखाई दे रही? जवाब मिला, घर दिख रहा है, कार, साइकिल, पत्थर, मिट्टी दिख रहा है। तब अध्यापिका ने बताया, क्या बताया? पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकर, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सब सम्मिलित है, उसको स्थल मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थल मंडल, यानी लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर किसको कहते हैं? यानी ऊपरी हिस्सा जिसमें कि जो जितना भी चीज दिख रहा है वो सारा होता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्थल मंडल। और हम लोग घर कहाँ बनाते हैं? हम लोग स्थल मंडल पर ही अपना घर बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, मॉल बनाते हैं, सब कुछ तो स्थल मंडल पर, खेती बाड़ी करते हैं। विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप कहाँ घटित होती है? स्थल मंडल पे अधिकतर। अब अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, स्थल संधि। स्थल संधि किसे कहते हैं? तो स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थल खंडों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसको स्थल संधि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखिए, यह है उत्तरी अमेरिका, यह है दक्षिणी अमेरिका, दोनों बहुत बड़ा भूभाग हो गया। और इन दोनों को यहाँ बीच में एक सकरी पट्टी है जमीन की, स्थल की, जो मिलाती है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे हम लोग स्थल संधि। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इस्थमस। तो अब कहिएगा कि जो जमीन को मिलाने वाले हिस्सा को स्थल संधि बोलते हैं, लेकिन पानी वाला हिस्सा को अगर मिलाए तो उसको क्या बोलते हैं? तो आगे देखिए, वही है। क्या है कि पानी का सकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों, महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, इसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं। और इसका सबसे सिंपल जल संधि है, जल डमरू मध्य का उदाहरण है कहाँ? भारत और श्रीलंका के बीच। अब यहां देखिए, इधर कौन सा सागर है? इधर है अरब सागर, और इधर कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। अब ये अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी, उस दोनों को श्रीलंका और भारत अलग कर रहे हैं, लेकिन यहां पर पानी का एक सकरा हिस्सा है यहां पे, जो कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ रहा है। तो इसी को बोलेंगे हम लोग जल डमरू मध्य या जल संधि। और ये जो भारत और श्रीलंका के बीच है, इसका नाम है पाक जल संधि। क्या नाम है? पाक जल संधि। याद रहेगा बिल्कुल। अब श्री राम जी ने तो इसी जल संधि पे क्या किया था? पुल बनाया था। अब तो बिल्कुल याद रहेगा। चलिए अब देखिए, बात करते करते बच्चे कहाँ पहुँच गए? बच्चे पहुँच गए कहाँ? एरोनॉटिकल क्लब। यहाँ पहुँच के सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे, बहुत खुश थे। तो मैडम ने क्या किया? अध्यापिका ने एक बड़े गुब्बारे के साथ लगी टोकरी में बैठा दिया। वो कैसा था? देखिए, एक बड़ा सा गुब्बारा है और इस गुब्बारे के नीचे यहाँ टोकरी लगी है जिसमें बच्चों को क्या किया? बैठा दिया गया। यहीं पे क्या हैं? बच्चे हैं, और इन बच्चों को टोकरी में बैठा है। अब देखिए, गुब्बारे के साथ जब बच्चे ऊपर गए तो ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो उन्हें कैसा लगता होगा? पैर एकदम छोटे छोटे दिख रहे होंगे और मज़ा भी बहुत आ रहा होगा, है ना? तो देखिए, अब इसी से हम लोग फिर आगे देखते हैं। चंदन बोला, अरे पैर हमसे कितने नीचे रह गए। ललन बोला, पक्षी हमसे कितने नजदीक उड़ रहे हैं, ऊपर है तो पक्षी तो उड़ेगा ही। रेनू बोली, वो देखो बगलों का जो हमारे बगल से उड़ रहा है। ठीक है, अध्यापिका ने बताया
कि हवा में उड़ने वाले पक्षी नभचर कहलाते हैं। क्या बताया कि हवा में जो पक्षी उड़ते हैं उसको क्या बोलेंगे? नभचर बोलेंगे। जलचर भी देख लिया, नभचर भी देख लिया। अच्छा, नभचर क्या है कि हवा ही से जिंदा रहता है? बोली नहीं नहीं, इसको भी हमारी तरह भोजन, पानी और हवा तीनों की जरूरत होती है। अध्यापिका बोली इन पक्षियों के अलावे बहुत सारी चीजें हैं। कुछ क्या है? कुछ तो दृश्य हैं और कुछ अदृश्य है, लेकिन वो भी जीव है और उन्हें भी इन चीजों की जरूरत होती है। तभी रेणु बोली वह रहा बादल। ललन ने कहा, अध्यापिका ने तभी कहा, ललन जोर से सांस लो, बताओ सांस के साथ तुमने क्या लिया? बताइए आप लोग, सांस के साथ क्या लिया? तो बच्चों ने कहा हवा। बिल्कुल सही, हवा ही लिया। कौन सा हवा लिया? कमेंट करके बताइएगा आप। फिर अध्यापिका ने कहा कि जल मंडल और स्थल मंडल के चारों ओर क्या है? हवा है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर कहते हैं। कहाँ पे है? जो कि जलमंडल और स्थल मंडल के चारों ओर है। अब कहिएगा इसमें क्या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही है? नहीं, इसके अलावे इसमें कई सारे गैस हैं। यह गैसों का क्या है? एक मिश्रण है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा 3/4 नाइट्रोजन है। कितना? 3/4, 78%। और दूसरे नंबर पे कौन सा गैस आता है जो हम सांस लेते हैं? कौन सा गैस? ऑक्सीजन। यह कितना है? यह है 21%। और तीसरे नंबर पे अब इसके अलावा और भी सारे गैसें हैं जो कि 1% में ही सबके सब आ जाता है। उनमें से प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कौन सांस लेता है? भोजन बनाने के लिए वनस्पति सांस लेता है। वनस्पति क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ही तो भोजन बनाते हैं। और आगे वाले चैप्टर में हम लोग इसको विस्तार से पढ़ने भी वाले हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये मात्र कितना प्रतिशत? 0.03% है। इसके अलावे थोड़ा बहुत क्या है? गैसों, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, बहुत सारे गैसें हैं, लेकिन इसके अलावे थोड़ी मात्रा में जलवाष्प भी है। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग सांस लेते हैं, पेड़ पौधे का भोजन इसकी मदद से ही भोजन बनाते हैं। और जो हम लोग सर्दी और गर्मी का महसूस करते हैं वो भी हवाओं के माध्यम से जब हवा चलती है तो देखते हो कि हमें सर्दी लगती है और कभी कभी लू भी लगती है। ये हवाएं ही बादलों को गतिशील बनाते हैं, जिससे क्या होती है? वर्षा होती है। वायुमंडल में विभिन्न परतें पाई जाती हैं जो अलग अलग ऊंचाई पर पाई जाती है। पृथ्वी के ऊपर इसके नाम हैं। क्या क्या नाम है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब इस चित्र को देखिए। इस चित्र में दिखाया गया है कि नीचे क्या है? नीचे हमारी पृथ्वी है। यह हो गई हिस्सा पृथ्वी का। चलिए, ये पृथ्वी हो गई। और इस पृथ्वी के ऊपर क्या है? वायुमंडल की परत है। सबसे नीचे जो दिख रहा है आपको क्षोभ मंडल, ये देखिए इस कलर में जो है ये क्या है? यह क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पृथ्वी का क्या है? सबसे निचला हिस्सा है, यानी ट्रोपोस्फीयर भी इसको बोलते हैं। जितनी भी घटनाएं होती हैं मौसम वाली क्या क्या घटनाएं होती है? बारिश होना, आंधी आना, तूफान आना, गर्मी बढ़ना, धूप बढ़ना, ये सारी की सारी घटनाएं सिर्फ क्षोभ मंडल में घटित होती है। कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। बादल कहाँ गुजरता है? क्षोभ मंडल में। सर्दी, गर्मी, बरसात ये कहाँ होती है? क्षोभ मंडल, याद रखिएगा। और यह पृथ्वी का सबसे निचला परत है। अब क्षोभ मंडल में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली, यहाँ देखिए कि बहुत कम ऊंचाई है और इस साइड में, दाहिने साइड में ज़्यादा ऊंचाई दिया है। होता क्या है कि ध्रुव के पास क्षोभ मंडल की ऊंचाई बहुत कम होती है और जैसे जैसे विषुवत रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। और विषुवत रेखा भी सबसे ज़्यादा, यानी कह सकते हैं 12 किलोमीटर के आसपास, और क्षोभ मंडल के पे 7-8 किलोमीटर के आसपास होती है ऊंचाई। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है समताप मंडल, ये वाला हिस्सा। समताप मंडल नाम से देखिए, समताप। समताप मतलब क्या होगा? कि हर जगह बराबर तापमान होगा, यानी तापमान हमेशा बराबर होता है। और जेट यान, हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में ही उड़ता है। उसके बाद आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल देख रहे हैं यहाँ पे उल्का जहाँ गिर रही है, ये हो गया मध्य मंडल, यानी मेसोस्फीयर। समताप मंडल को बोलते हैं क्या? स्ट्रेटोस्फीयर। उसके बाद आता है उष्ण मंडल, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर जो उष्ण मंडल है, तो इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती है? जैसे हम लोग भेजते हैं ना सैटेलाइट, सैटेलाइट कहाँ उड़ता है? इसी में, इसी मंडल में। उसके बाद इसके ऊपर है बहिर्मंडल। अच्छा, चित्र में यहाँ दिखाया गया है। तो चलिए, कृत्रिम उपग्रह
जो सैटेलाइट कहाँ उड़ता है? बहिर्मंडल के निचले हिस्से में। अब यहीं पर बोलिएगा कि एक आप छोड़ दिए, कौन सा? ओजोन मंडल। देखिए ओजोन मंडल जो है ना, समताप मंडल का जो निचला हिस्सा है उसी में ओजोन मंडल होता है, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या करता है? सूरज से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, उसको सोख लेता है और हम लोग को बचाता है। अगर पराबैंगनी किरण आ जाए तो उससे क्या हो जाएगा? कई सारी बीमारियां हो जाएगी, कैंसर तक हो सकता है त्वचा का। अब देखिए दिए गए चित्र में वायुमंडल की परतों को पहचानें और उसकी ऊंचाई का पता करें। चलिए ऊंचाई मैं बता देता हूँ। सबसे निचला क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल जो है 0 से लेकर के 12, कहीं 15, 16 तक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है? समताप मंडल। तो समताप मंडल कहाँ से होगा? जहाँ ये खत्म होगा, यानी 12 से लेकर के 50 किलोमीटर तक। ये कौन सा हो जाएगा? समताप मंडल। तीसरे नंबर पे आता है क्या? स्ट्रेटोस्फीयर। यह है मध्यमंडल आ गया। मध्यमंडल यानी मेजो। तो ये जो है बीच का हिस्सा है, बीच का हिस्सा है तो ये कितना होगा? 50। ये खत्म हो गया तो ये 50 से शुरू हो जाएगा, तो 50 से लेके 80 तक। फिर आता है उष्ण मंडल। उष्ण मंडल जो है ये जहाँ खत्म हुआ 80 से लेकर के 700 किलोमीटर तक है। उसके बाद बहिर्मंडल है। बहिर्मंडल क्या हो जाएगा? 700 के बाद। 700 के बाद बहुत ऊंचाई तक ये है। फिर से देख लें, सबसे नीचे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है ना अलग अलग है, कहीं 8 कहीं 12, इस तरह से है। उसके बाद समताप मंडल 12 से 50 तक, मध्यमंडल 50 से 80, उष्ण मंडल 80 से 700 और 700 से ऊपर बहिर्मंडल। बच्चों को घूमने में बड़ा मजा आ रहा था और उन लोगों को जानकारियां भी मिल रही थी। भ्रमण के पश्चात सभी लड़के कक्षा में पहुंचे। बातचीत में यह निष्कर्ष निकला कि सभी मंडल में जीवों को जीने के लिए भोजन, पानी और हवा की जरूरत पड़ती है। 3 चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए? भोजन, पानी और हवा। अध्यापिका जो बच्चों से पूछा कि सभी मंडल के जीवों को हवा किस मंडल से मिलेगी, तो बच्चों ने कहा वायुमंडल से। तभी विकास ने क्वेश्चन किया, मछली तो हवा में नहीं रहती है, उसको कैसे मिलता है बताओ? यानी मछली को हवा कहां से मिलती है? अध्यापिका ने बोला कि पानी में हवा घुलनशील अवस्था में रहती है, जिसका जलचर उपयोग करते हैं। मछली जैसे जलचर क्या करते हैं? जो पानी में जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग करते हैं। उनका गल्फर ऐसा बना होता है कि उस पानी से भी ऑक्सीजन निकाल करके सांस ले पाते हैं। अध्यापिका ने फिर पूछा, अच्छा बताओ भोजन जीवों को किस मंडल में मिलता है? ललन बोला, मैं समझ गया, भोजन पेड़ पौधों से मिलता है। बिल्कुल सही। भोजन का जो असली निर्माण है ना पृथ्वी पर, वो कौन करता है? वो सिर्फ पेड़ पौधे ही कहते हैं, जिसे हम लोग प्राथमिक उत्पादक भी कहते हैं। उत्पादक बोल सकते हैं, उत्पादक कहते थे। चलिए अगले कक्षा में हम लोग इस पर विस्तार से बात करने वाले हैं, तो अभी हम लोग जल्दी करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि भोजन का जो निर्माण कौन करता है पृथ्वी पे? सिर्फ वनस्पति, पेड़ पौधे। परंतु जलीय पौधों क्या जमीन पर उगते हैं? नहीं, जलीय पौधे कहाँ होती है? यह पानी में डूबी होती है। भूमि से पानी में जो, या तो पानी में ही रहती है या तो पानी के नीचे जो जमीन का हिस्सा होता है उसमें उसका जड़ पहुंच जाता है, वहां तक होती है। जैसे आप लोग देख सकते हैं किसको? कमल को। और यह जल में घुली हुई मिट्टी या पोषक तत्वों का उपयोग करती है। ललन, अब हम समझ गए कि सभी जीवों की आवश्यकताएं भोजन, पानी और हवा है, और ये तीनों चीजें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से बिल्कुल सही है, तीनों से मिलती है। तभी अध्यापिका एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताइए। क्या बताइए? कि जहां पर ये तीनों मंडल उपस्थित हो वहीं जीवन पनपता है, और यह जगह बहुत कम है जिसे हम लोग जैव मंडल कहते हैं। पृथ्वी पर बहुत कम जगह है जहां पर कि तीनों चीज है, और जहां तीनों चीज है वहां पे क्या होता है? जीवन पनपता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैव मंडल यानी बायोस्फीयर। अब यहां नीचे देखिए, नीचे एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में देखिए क्या है? पानी का हिस्सा है, ये वाला पानी भी है, स्थल मंडल भी है, देखिए ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, और ऊपर तो वायुमंडल होगा ही है। और यहाँ पे सारे जीव जंतु दिख रहे हैं, हर चीज दिख रहा है। तो यह हो गया हमारा जैव मंडल। तो जैव मंडल समझ में आ गया होगा। रेणु, हाँ, यह चित्र देखकर यह भी समझ में आता है कि पृथ्वी पर किसी भी मंडल का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, तीनों मिलकर एक दूसरे में समाये हुए। बिल्कुल सही। अब देखिए, अगर आप अभी जमीन पे बैठे हुए हैं तो ऊपर हवा तो आपके साथ सटा हुआ है, तो सटा हुआ है कि नहीं? अब वही नदी किनारे पहुंच जाए तो वहां पे तीनों मिल जाएगा एक साथ। अध्यापिका ने कहा कि स्थल पर नदियां, तालाब आदि हैं, मिट्टी में भी पानी और हवा घुली हुई है। बिल्कुल घुली हुई है। वायुमंडल में जलवाष्प और धूलकण होते हैं, जल मंडल में घुली हुई हवा और मिट्टी होती है। इस तरह से तीनों मंडल एक दूसरे में समाये हुए हैं।
यह कहते अध्यापिका ने कहा, चलो हम जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल का चित्र अपनी कॉपी में बनाते। चलिए बच्चे बनाएंगे। हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि जीवन पनपता है, कहाँ पनपता है, स्थलमंडल, जलमंडल या वायुमंडल? कहिएगा जहां तीनों हो। तीनों कहाँ होता है? जैव मंडल पे। तो हमारा आंसर घ हो गया। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन है? राकेश शर्मा। कब गए थे? आप लोग कमेंट करके बताइए। जल डमरू मध्य जोड़ता है, किसको जोड़ता है? दो बड़े भूभाग को या दो बड़े जल भाग को? किसको जोड़ता है बताइए? तो कहिएगा जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है? दो बड़े जल भाग को। तो फिर स्थल भाग को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते हैं। समताप मंडल कहाँ होता है? वायुमंडल में होता है। वायुमंडल में। ओजोन परत भी उसी का एक हिस्सा है। खाली जगहों को भरिए। स्थल का वो सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है, स्थलीय भाग को जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते हैं। पानी का सकरा भाग जो बड़ी जलराशि को जोड़ता है, तो हमने देख ही लिया। चलिए आप ही लोग बताइए। चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होने के कारण वहां पर जीवन संभव है कि नहीं है? नहीं है। तो यहां पर आंसर हमारा क्या होगा? जीवन संभव नहीं है। और भी प्रश्न है। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? महाद्वीपों के नाम? नीला ग्रह क्यों कहते हैं? प्रमुख महासागरों के नाम? जैव मंडल किसे कहते हैं? जीने के लिए वायुमंडल आवश्यक है? स्थल मंडल किसे कहते हैं? जल क्षेत्र के जीव जंतु। ये सब क्वेश्चन आप लोग आराम से बना सकते हैं। और इसमें जो भी छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव बनेगा ना, वो लोग आप आसानी से बनाइएगा। और जैसे ही सारा चैप्टर हम लोग कर लेंगे, अगले 10 दिन में हम लोग का टारगेट है, 10 या 5-6 दिन में सारे चैप्टर को करने का। और जैसे चैप्टर खत्म होगा तो नेक्स्ट जो संडे आएगा ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे? एक क्लास ले लेंगे जिसमें सभी क्वेश्चन आंसर रहेगा, क्लास 6 का। फिर अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए आप लोग। और कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिसको ज़रूरत है उस तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।